नमस्कार। तिरछी नज़र के चैनल में आज हम चर्चा करेंगे उस ही समस्या की जो देश में सबसे ज़्यादा विकराल रूप ले चुकी है और जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा है, और ये माना जाता है कि इसका होना ही केवल और केवल समाधान है। हम ये जानना चाहते हैं तिरछी नज़र से कि क्या ये समाधान जो लागू किया जा रहा है ये किसी जाति विशेष के लिए लागू किया जा रहा है या किसी सभी आरक्षित जातियों के लिए लागू किया जा रहा है? क्या ये सामाजिक अविश्वास के ऊपर आधारित है? क्या ये व्यक्तिगत उन्नतियों को देने के लिए लागू किया जाता है? और फिर क्या यही एक समाधान है इस देश में जातियों की, देश के निवासियों की प्रगति का? इसके सिवा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, केवल आरक्षण। आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय पे, हम विस्तृत अध्ययन करेंगे इस बात का। ऐसा क्या है कि ये माना जाता है कि जब उस जाति का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। उस देश में जिसमें लोकतंत्र है, वो देश जो ये कहता है कि हम सभी का विकास चाहते हैं, सबका साथ चाहते हैं, लेकिन फिर भी इस बात पर नज़र है कि यदि जातियों के आधार पर आरक्षण नहीं दिया तो उनकी उन्नति नहीं होगी, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। सवाल ये उठता है कि ये कहा जाता है कि जिस क्षेत्र में आरक्षित जातियों का ज़्यादा बाहुल्य है वहाँ उसको आरक्षित क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए। मान लिया ये तर्क आपका, लेकिन सवाल उठता है ये कि वहाँ जो आरक्षित जातियाँ नहीं हैं या जिसे सवर्ण जाति कहा जाता है, उसके हितों की देखभाल कौन करेगा? अगर एक आरक्षित आदमी, आरक्षित प्रतिनिधि सवर्ण लोगों के हितों की देखभाल कर सकता है तो ऐसा क्या कारण है कि एक सवर्ण व्यक्ति आरक्षित लोगों के हितों की देखभाल नहीं करेगा? और दूसरी बात ये कि आरक्षित व्यक्ति, आरक्षित लोग, आरक्षित जाति तो हर देश के कोने कोने में हैं। तो जहाँ सीटें आरक्षित नहीं हैं तो क्या वहाँ आरक्षित लोगों के हितों की देखभाल नहीं की जाएगी या नहीं की जाती है? यदि सबका समग्र देखभाल होती है इस देश में तो फिर आरक्षण का क्या प्रावधान करने की ज़रूरत है? सबको आगे आने दो, किसी भी जाति से कोई भी आगे आए। क्यों रोक टोक होती है? क्यों रोका जाता है कुछ लोगों का प्रभाव, कुछ लोगों को आगे बढ़ाया जाता है जो नहीं चाहते उसके बावजूद? दूसरा सवाल, शासन में नौकरियां देना, आरक्षण। आरक्षण देकर हमने नौकरियों में लाखों लोगों को रोजगार दिया। वो शासन में अधिकारी बने, उच्च अधिकारी बने, और ये माना जाता है, इसलिए आरक्षण दिया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को आरक्षण के आधार पर नौकरी मिलेगी तो उसकी उन्नति हो जाएगी। तो ये माना जाना चाहिए कि जिस परिवार में हमने एक नौकरी दी है वो उन्नतिशील हो गया है। लेकिन ऐसा क्या कारण है? क्यों ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति अधिकारी बन जाता है, वो फिर भी पिछड़ा रहता है, उसके बेटे भी पिछड़े रहते हैं, उसका अगली पीढ़ियां भी पिछड़ी रहती हैं, वो सब उच्च अधिकारी बन जाते हैं, बनते रहते हैं, लेकिन वो फिर भी पिछड़े ही रहते हैं। पिछड़े कैसे हो जाते हैं वो? अगर वो इसके बावजूद पिछड़े रह जाते हैं तो क्या लाभ है आरक्षण देने का? दूसरा बात ये आती है कि जब एक परिवार को आपने नौकरी दे दी और वो उन्नतिशील हो गया तो उसका नाम आरक्षित वर्ग से हटाना चाहिए और उन लोगों को मौका मिलना चाहिए जो भी आरक्षित वर्ग में रह गए हैं, जिनका स्तर नहीं उठा है। एक परिवार, एक व्यक्ति तो बार बार आरक्षण का लाभ लेकर उन्नति करता चला जाता है लेकिन फिर भी पिछड़ा रहता है, और वो पिछड़ों का तो कौन देखभाल करेगा जिनका स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है? मैं मानता हूं, और ये निश्चित प्रश्न है, इसका मतलब हम सामाजिक न्याय नहीं कर रहे। सामाजिक न्याय नहीं हो रहा। आरक्षण देने से हम सामाजिक न्याय नहीं दे रहे। और इसके ऊपर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जब ये सवाल उठ गया कि एक परिवार की उन्नति हो गई, उसको इतनी इनकम हो गई, इतनी आय हो गई, उसको क्रीमी लेयर में लाया गया, तो क्यों बार बार क्रीमी लेयर का दर्जा ऊपर उठा दिया जाता है और वो परिवार हमेशा पिछले ही वर्ग में रह जाता है? क्योंकि वो इतनी क्रीमी लेयर इतनी ऊंची उठा दी जाती है कि वो उसमें कभी आ ही नहीं पाता। और वो लोग जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है वो लाभ ले नहीं पाते। एक बड़ा कंट्राडिक्शन, बड़ा विरोधाभास और है इस बात में।
जब क्रीमी लेयर बनाते हैं तो आप सीमा 12 लाख कर देते हैं। कभी 3 लाख थी, कभी 8 लाख, कभी अब शायद 12 लाख कर दिए। लेकिन देश में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति की आय, अगर पारिवारिक आय, सम्मिलित आय 1 लाख रुपए भी हो गई तो उसे आर्थिक पिछड़ा नहीं माना जाता, उसे पिछड़ा नहीं मानते आप। जब वो आर्थिक पिछड़ा नहीं है 1 लाख की सम्मिलित आय वाला, तो वो क्रीमी लेयर की आय 1 लाख से ज़्यादा क्यों की जाती है? जब आर्थिक आधार यही है तो वो 12 लाख वाला पिछड़ा रहेगा और 1 लाख की आर्थिक आय वाला अभी पिछड़े से बाहर हो जाएगा, उसको कोई लाभ नहीं मिल पाएगा जो कि दिया जाता है EWS कैटेगरी में, आर्थिक पिछड़ेपन की कैटेगरी में। हमारा निवेदन अभी समाप्त नहीं हुआ है, चर्चा हम फिर करेंगे आपके साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। और हमें अपने विचार, अपनी राय अवश्य दें कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।